ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एस के झा सर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है उसका जीके और जीएस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जीके और जीएस। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और ये सेशन आपका फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो सके। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मौलाना आजाद, सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका काल जो था वो 1948 से लेकर 1950, यानी जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहा है। और देखिए, ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भारत के संविधान डैश के समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है? ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, इसमें राज्य का नीति निर्देश तो सारा चीज इसी में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय सिवाय यानी किसके? तो शुक्र ग्रह के। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? कि बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्धारित होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है। तो एमएसपी का जो पूरा रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है। तो एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला स्टेट जो है वो है तेलंगाना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। तो पहला उपग्रह था लूना 10। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे बजट और सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। 1924-25 में पहली रेल बजट को आम बजट में से अलग किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की। किस राज्य के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की। तो ये आपका पश्चिमी गंग। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण भारतीय राजवंश कर्नाटक का पश्चिम गंग वंश का शासक कोंगनिवर्णम ने धर्मराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके आगे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या है? अगर सिक्का आप उछालते हैं, अगर सिक्का आपके आगे गिरता है तो इसका मतलब है, सिक्का उछालते सिक्का उसके आगे गिरता है, इसका मतलब एक समान मंदन से चल रही है ट्रेन। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो एक वस्तु में शून्य वेग तथा स्थिर त्वरण हो सकता है। एक वस्तु में नियत वेग तथा परिवर्तित चाल हो सकता है। तो यही असत्य है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है
तब क्या होता है? जब एक उसका वेग जो है वो बढ़ जाता है। एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब उसका वेग बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समान द्रव्यमान की धातु गेंद तथा रबर गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। फर्श से टकराने के बाद रबर गेंद धातु गेंद से अधिक उछलती है, क्यों? क्यों उछलती है? देखिए, फर्श से टकराने पर धातु गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता है, गलत। रबर गेंद फर्श से अधिक वेग से टकराता है, गलत। फर्श से टकराने पर रबर गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता है, गलत। तो ऑप्शन डी आ गया, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं होता। देखिए, किसी भी प्रकार के टक्कर जो होता है ना, वो संवेग जो है संरक्षित नहीं होता है। ठीक है, संवेग क्या है? ये एक सदिश राशि है। ठीक है, इसलिए आप जानिए संवेग वो भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बनाता है। इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप से होता है? फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण दोनों एक दूसरे के समान होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे। स्थैतिज घर्षण क्या होता है? ये स्वयं नियंत्रित होता है, तो ये चला जाएगा 4 में। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है, तो ये चला जाएगा 1 में। और सीमांत घर्षण क्या होता है? सीमांत घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, तो बच गया घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक हो जाएगा स्पर्श कोण की स्पर्शजा के बराबर, तो 3। तो हमारे पास कौन सा आ गया? 1 का 4, 1 का 4 आ जाएगा, 1 का 4। तो हमारे पास 1 का 4 था, ये 1 का 4 था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सुमेलित करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1, वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पे? पृथ्वी के सतह पे वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो 1 का हो जाएगा 3। वस्तु का भार घटता है, वस्तु का भार कहाँ घटता है? तो जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में जाएंगे तो आपका वस्तु का भार घटता है, तो ये चला जाएगा इसमें। वस्तु का भार बढ़ता है, वस्तु का भार कहाँ बढ़ता है? जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गतिमान हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। और घर्षण गुणांक क्या होता है? ये शून्य बिंदु होगा, तो इसका हो जाएगा 2। अब आप मिला लीजिएगा कौन क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक वस्तु, ये आपका देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लें। एक वस्तु की h ऊंचाई से गिराई जाती है तथा बाद में h/2 ऊंचाई तक गिरती है, तब इसमें क्या होगी? देखिए, जब वस्तु के h ऊंचाई से गिरा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो आधी स्थितिज तथा आधी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक एथलीट जल में कूदने से पहले उच्च स्प्रिंग बार की विभिन्न प्रकार के अभ्यासों का हवा में प्रदर्शन करता है, तो इनमें से कौन सा स्केल गिरते समय नियत होगा? तो इसमें क्या होता है? एथलीट का जो कोणीय संवेग होता है ना, वो नियत रहता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20। बारिश से बचाने वाले रेनकोट तथा तंबू के लिए जो सामग्री उपयोग होता है, उस सामग्री पदार्थ का गुण क्या होता है? तो उसका क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव उसमें गुण होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय जो होता है, नियम होता है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विस्थापन एक समय टी ग्राफ में किसी गति का सन्निकट निरूपण क्या है? तो देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसका सन्निकट निरूपण क्या होता है? देखिए, जल, इसमें जल में अगर इसको ये किया जाए
तो जल में निमज्जित सरल लोलक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग काल का लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं, यानी एक दोलन पूरा कर लेगा तो उसमें जितना समय लगेगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। आवर्तकाल अधिक सुस्त और आवर्तकाल कम तेज होता है। चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, या वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं। तो यही हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4i का परिमाण क्या हो जाएगा? 3i प्लस 4i का परिमाण क्या हो जाएगा? सीधे 5 हो जाएगा। 3 4 5। क्यों होगा 5? तो ये क्या होता है, वेक्टर ए हमको निकालना है तो ये अंडर स्कोर ये 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 25 बराबर 5। तो आपका कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की तीव्रता वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक सुनाई देती है, क्यों? क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वायु की तुलना में CO2 का घनत्व ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक CD ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाले कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या क्या की जा सकती है? तो इसका क्या फर्क पड़ता है? इसमें अपवर्तन और विवर्तन एवं परागण के परिघटन के आधार पर होता है। तो आपका ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। एक बिंदु उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कुछ नहीं करना है, 1/v/1 - u बराबर 1/f लगा देंगे। जब ये लगाएंगे हमारे पास f कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर और हमारे पास u कितना दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो 1/v बराबर 0 यानी कि v बराबर अनंत पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूटन के रंगों की डिस्क के प्रयोगों के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो शुद्ध स्पेक्ट्रम का गठन। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संधारित्र की प्लेटों के आवेश बढ़ाने का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि प्लेटों के बीच के विभवांतर को बढ़ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दो चालक तार ए और बी समान पदार्थ के बने हैं। यदि बी की लंबाई ए की लंबाई से दुगनी है तथा ए के वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या बी के वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या से दोगुनी है तो उनके प्रतिरोध आर ए आर बी किस अनुपात में होंगे? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसी को समझिएगा। आर बराबर क्या होता है? रो 1/a, ठीक है। ए का मान 1 है, बी का मान यहाँ पे 2l है, ठीक है। रो l/a होता है, ठीक है। आर बराबर रो l/a होता है। ए का मान 1 हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो बी का मान 2l हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है? πr²। जब ये 2 गुना हो जाएगा ये हो जाएगा 4πr², और बी का मान करें तो बी का हो जाएगा πr²। तो 1/2 करेंगे तो πr², 2 दूना 4 और 1/2l करेंगे तो 4 दूना 8 यानी कि 1:8 हो जाएगा। तो 1:8 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए ए बराबर क्या होता है, एन प्लस पी। हमारे पास ए कितना दिया हुआ है, 298, और एन दिया हुआ है 196। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, 298 बराबर 196 प्लस पी। ठीक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 298 माइनस 196 यानी कि 102। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाले स्तनपायी है? तो अंडे देने वाले स्तनपायी कौन सा है, तो प्लेटिप्स है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, जाति है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है, तो हाइड्रा के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली किसान रेल सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई है? तो किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई है, यह महाराष्ट्र और बिहार के बीच। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का निर्माण किस दर्रे पर किया गया है? तो किस दर्रे पर, ये तो रोहतांग दर्रा पर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने अगस्त 2020 में जल प्रबंधन सुधार के लिए इजराइल से समझौता किया है? तो कौन किया है, तो आपका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया, तो सुधा मूर्ति को। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है, तो ये महाराष्ट्र ने किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोगोसार शुरू हुआ है? तो ये किसके बीच हुआ है, तो ये बांग्लादेश के बीच। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है? तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक ने। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चिकित्सा में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो चिकित्सा में नोबेल प्राइज चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे ऑल्टर और माइकल न्यूटन, ये इन सभी को दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्ची उल्ले खुरसानी को जीआई टैग मिला है? तो ये सिक्किम का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।